स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट की डायग्राम्स करेंगे। पहली थ्योरी है डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। ये जेबी क्लार्क ने दी थी। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो स्टैटिक कंडीशंस होती हैं जिसमें कोई परिवर्तन ही ना हो, उसमें कोई भी लाभ नहीं हो सकता है। मतलब आपको परिवर्तन करोगे तो ही आपको लाभ मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। जैसे कि स्टैटिक कंडीशंस हैं, तो ये इंडस्ट्री ने ARE पर 12 मार्क हो गया, प्राइस डिसाइड कर दी। वैसे ही डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग ये कीमत निर्धारित हुई है। ये एवरेज कॉस्ट है, ये एमसीएस के न्यूनतम बिंदु से काटती है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम है और यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, जैसे कि आप देख रहे हो। प्राइस जो है वो एवरेज कॉस्ट के एग्जैक्ट बराबर है, मींस नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर आप चाहते हो कि आपको प्रॉफिट्स मिले तो आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। या तो आप अपने इस तरह से इनोवेशंस करो, इस तरह से दिमाग लगाओ कि आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर लो, या अगर या तो एवरेज कॉस्ट नीचे चली जाए इस तरह से तो आपको प्रॉफिट हो सकते हैं, या फिर किसी ना किसी तरह से कीमत जो है वो ऊपर चली जाए, मतलब मांग बढ़ जाए। दो ही तरीकों से आपको प्रॉफिट्स मिलते हैं। मतलब अगर इकोनॉमी में परिवर्तन होंगे तो आपको लाभ मिलेंगे, अगर परिवर्तन नहीं होंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेंगे। तो मतलब परिवर्तन जरूरी है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप परिवर्तन करते हो तो आपको प्रॉफिट्स मिल जाएंगे, अदरवाइज नहीं। अब हम देखेंगे कि चेंजेस के साथ प्रॉफिट्स कैसे अराइज होते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे पहले हमारी ये पुरानी वाली पोजीशन है, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पे इक्विलिब्रियम था और ये प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट थी, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब आपने कोई ना कोई इस तरह से चेंजेस हुए, रॉ मटेरियल सस्ता हो गया कि इनपुट सस्ते हो गए, क्या आपकी जो कॉस्ट है डायनामिक वर्ड में चेंजेस हो रही है, तो जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो गई। तो एवरेज कॉस्ट जो है AC से शिफ्ट होकर AC ये हो गई है। अब इसका MC बन गया, यहाँ से कट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे MR और MC बराबर है इक्विलिब्रियम E1 पर। इक्विलिब्रियम हमेशा हमने वही शर्त रहती है, MR इज इक्वल टू MC और MC प्लस MR फ्रॉम बिलो। ये आ गया इक्विलिब्रियम, इसको नीचे मिला दिया। पहले क्वांटिटी Q थी, अब कितनी हो गई है, Q1 हो गई है। और ये इतनी क्वांटिटी पर हमें कॉस्ट कितनी पड़ रही है वो हमें कौन बताएगा, AC। तो यहाँ पे मिल रही है तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया C। अब देखिए प्रॉफिट्स का फॉर्मूला TR माइनस TC, प्राइस इंटू क्वांटिटी TR, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, TR। नेक्स्ट आ जाता है TC, एवरेज कॉस्ट हमारी OC है, क्वांटिटी OQ है, तो सारा का सारा एरिया हमारी कॉस्ट है। तो नेट प्रॉफिट्स कितने बचे, P E1 A C। तो ये हमारे क्या है, नेट प्रॉफिट्स हैं। इसका अर्थ क्या है कि जैसे जैसे चेंजेस होती हैं तो प्रॉफिट्स आपके बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम करेंगे कि डिमांड में अगर चेंजेस आती हैं तो किस तरह से रिएक्ट करती है इकोनॉमी। अब शुरू में डिमांड क्या थी, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई कट करे थे ए बिंदु पर, जो पुराने वाला हमारा डायग्राम था सेम, AC MC नो प्रॉफिट नो लॉस इस बिंदु पर, E बिंदु के कंपैरेटिवली यहाँ पे हम देखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग। सॉरी, अगर मांग बढ़ जाती है, क्योंकि डायनामिक वर्ड है, चेंजेस होंगी तो आपको लाभ होंगे, तो मांग बढ़ गई है, मांग बढ़ के यहाँ पर चली गई है T1 पर। इंडस्ट्री ने बता दिया फर्म को कि इस कीमत पर वो जितना चाहे बेच सकती है। तो ये किसकी आ गई, AR1 इज इक्वल टू MR1। ये किसका आ गया, फर्मूला। अब इस पे MR MC यहाँ इक्विलिब्रियम पे है, E1 पे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग अब क्वांटिटी को कितनी बेचेगी, OQ1। अब हमने देखना है कि कितने प्रॉफिट्स हुए। सेम इतनी क्वांटिटी पे कॉस्ट कितनी है, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग OC, ये OC कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे एवरेज कॉस्ट को वो कट करती है। सेम वही प्रॉफिट इज इक्वल टू TR माइनस TC। प्रॉफिट का TR का फॉर्मूला OP इंटू OQ, OP1 इंटू OQ1, तो कितना आ गया, OP1 E1 Q1। उसी तरह TC OC इंटू OQ, तो ये कितना बन गया, OC A Q1। तो ये सारा P1 E A C क्या हो गए, प्रॉफिट्स। जो पहले नॉर्मल प्रॉफिट्स थे तो चेंजेस आने की वजह से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो गए। तो अगर चेंजेस होंगी तो आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। अब हम करेंगे इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट की डायग्राम। इसको शम्पीटर ने दिया था। शम्पीटर के अकॉर्डिंग क्या था कि हीरो ऑफ द ड्रामा जो है वो एंटरप्रेन्योर है। वैसे तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम पढ़ते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। शम्पीटर के अकॉर्डिंग जो हीरो है, मतलब ड्रामा का पूरा प्रोडक्शन जहां पे होती है, उसका जो मेन हीरो है दैट इज एंटरप्रेन्योर। क्योंकि अगर एंटरप्रेन्योर नहीं होगा
तो कोई भी अंडरटेकिंग नहीं होगी, कोई भी काम नहीं किया जाएगा, क्योंकि लैंड, लेबर एंड कैपिटल ये अपने अपने काम के बदले में अपने जो उसकी कीमत होती है वो ले लेते हैं। अगर रिस्क होगा तो एंटरप्रेन्योर का, अगर प्रॉफिट होगा तो भी फिर एंटरप्रेन्योर का ही होगा, क्योंकि अगर रिस्क लिया है तो किसने लिया है? इनोवेटर ने लिया है, जिसने रिस्क उठाया है, जोखिम उठाया है उस काम को करने का। तो इसमें उन्होंने कहा था कि जो इनोवेट करता है, नई नई चीजों को इम्प्लीमेंट करके देखता है इन्वेंशंस को, वही हीरो ऑफ द ड्रामा है, क्योंकि वही रिस्क टेकर है। बाकी सारे फैक्टर्स अपना रिवॉर्ड खुद ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा था कि नया प्रोडक्ट जैसे कोई इंट्रोड्यूस कर देता है, नया मटेरियल, नया मोड ऑफ प्रोडक्शन यूज कर लेता है, नया मेथड, नई मार्केट ढूंढ लेते हैं, हम रॉ मटेरियल नया ढूंढ लेते हैं कि इसकी जगह पे अगर ये वाला रॉ मटेरियल यूज कर लिया जाए तो उससे ज्यादा हमें प्रॉफिट्स हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कर ले रही है, इंडस्ट्री के लिए ऑर्गेनाइज कर ले, इस तरह से। उसको अब कैसे बताया उन्होंने कि समय के साथ जो है वो ग्रोथ रेट क्या है, बिल्कुल नॉर्मल रहता है। प्रॉफिट में कोई भी सिंपल ग्रेजुअली ग्रो करता रहता है, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट्स रहते हैं। ये जो लाइन है 45 डिग्री लाइन, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलेंगे। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये क्या है कि जो हीरो ऑफ द जो इनोवेशन करेगा उसी को फायदा है। जिसने फर्स्ट टाइम किसी चीज को लॉन्च किया, मान लो वॉशिंग मशीन है, इसने फर्स्ट टाइम रिस्क लिया कि लोहे की कोई एक ऐसी बॉडी तैयार की जाए जिससे के कपड़े धुल सकते हैं। तो पानी, करंट और लोहे का कोई मेल ही नहीं है, लेकिन किसी ने इनोवेशन करी और क्या किया, वॉशिंग मशीन बना दी, तो उसको सबसे पहले ज्यादा प्रॉफिट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसने इन्वेंट किया है, उसको इनोवेट किया है, उसको रियल लाइफ में वो वॉशिंग मशीन बना दी है। लेकिन जिस कंपनी ने पहले बनाई है उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेंगे, लेकिन दूसरे जैसे ही वो चीज दिखने लगती है, वो वाकई ही रियल लाइफ में आ जाते हैं, उसका यूज होने लगता है, उसकी डिमांड बढ़ती है, तो जो दूसरे जो लोग होते हैं वो उसकी नकल करते हैं, इमिटेटर्स। तो ये इमिटेटर्स हैं जो आप देख रहे हो, सेकेंडरी वेव है, ये प्राइमरी वेव है जिसने फर्स्ट टाइम इनोवेशन किया, ये कौन सी है, सेकेंडरी वेव, जिन्होंने उसको क्या किया, इमिटेट किया, उसकी नकल की। अब जितने प्रॉफिट पहले वाला बंदा कमाएगा दूसरे को उतने नहीं होंगे। तो इसी तरह फिर कोई नई इनोवेशन की, फिर उसकी वजह से उसको प्रॉफिट ज्यादा होने लगे, दूसरों ने फिर नकल कर दी, नकल करते करते उसकी जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा कर दी। सप्लाई ज्यादा होने की वजह से प्रॉफिट फिर कहाँ आ जाते हैं, नॉर्मल, क्योंकि किसी चीज की अगर नकल करते रहेंगे, सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, उसके रेट क्या हो जाएंगे, फिर दोबारा से नॉर्मल पे आ जाएंगे। फिर आपको कोई इनोवेशन करनी पड़ेगी, जैसे कि आप मैगी का ही लगा लो, ठीक है, सबसे पहले मैदा वाली मैगी आती थी, फिर आटा नूडल्स आने लगे, फिर वेज नूडल्स आने लगे। तो इनोवेशन करोगे तभी आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे, लेकिन जो उसको इमिटेट करेगा उसको प्रॉफिट क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। तो ये क्या है, मेन जो प्रॉफिट का सोर्स क्या है, दैट इज इनोवेशन। चाहे तो आप नई मार्केट ढूंढ लो, नया प्रोडक्ट ढूंढ लो, या जैसे कि आपने देख लिया कि इस एरिया में कोई दुकान नहीं है तो आप वहां पे दुकान खोल सकते हो, कस्टमर है लेकिन वहां पे दुकान नहीं है, तो आप ही को फायदा। जो पहली दुकान खुलेगी उसके कस्टमर्स ज्यादा होंगे दूसरी से, अगर वो सही रेट पर प्रोडक्ट बेच रहा है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहा है। जैसे कि आप ये देख लो कि रॉ मटेरियल कहाँ से मंगवाया जा रहा है, चाहिए आपको शायद वो राजस्थान से मंगवानी है, किस एरिया से मंगवानी है जहां से आपको सस्ती मिले। तो आप किसी भी तरीके की कोई भी इनोवेशन करोगे तो ही आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं मिलेंगे। थैंक यू।